Hello students, so in this video we will discuss questions of 2019. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द सेट ऑफ ऑल लाइंस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू जीरो सच डेट थ्री पी प्लस टू क्यू प्लस फोर आर इज इक्वल टू जीरो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, ये जो आपको दे रखा है ना पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, ये फैमिली ऑफ लाइन दे रखा है, राइट। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, जस्ट 1 मिनट। हम लोग इसको लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस the given equations of the set of all lines। ठीक है, सारे क्वेश्चन इस टाइप के करवाए हैं मैंने नोट्स में। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सेम टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये आपको दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और जो कंडीशन दे रखी है आपको, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, और जो कंडीशन दे रखी है एंड गिवन कंडीशन, ठीक है, गिवन कंडीशन आपको क्या दे रखी है, 3p प्लस 2q प्लस 4r इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन दी जाएगी और उस स्ट्रेट लाइन में जो कांस्टेंट होंगे एक्स वाई के कोफिशिएंट होंगे और जो कांस्टेंट होंगे उनमें एक रिलेशन दिया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि वो जो रिलेशन दिया जाता है कांस्टेंट्स में कोफिशिएंट्स में, उसमें हम लोग ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे लाइन में ये तो x का टर्म हो गया, ये y का टर्म हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गया r, ये वाला पार्ट सेम बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो जाएगा 3/4 इंटू पी प्लस 2 को 4 से डिवाइड करोगे 1/2 इंटू क्यू प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में कंडीशन ले आते हैं, ये 2 हो गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर मैं दोनों को कंपेयर कर लूँ तो यहाँ से आपका जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे देखो फर्स्ट में वो p है, यहाँ पे p का कोफिशिएंट क्या है 3/4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/4 आ गई, सही है। सिमिलरली यहाँ पे देखो q का कोफिशिएंट y है, यहाँ पे q का कोफिशिएंट 1/2 है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इस तरीके से कोई स्ट्रेट लाइन दी जाए, x का कुछ कोफिशिएंट होगा, y का कुछ कोफिशिएंट होगा और कांस्टेंट होगा, और ये जो p q r है इनमें कोई एक रिलेशन दिया जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है उसको सेम बना लेते हैं, उसके बाद दोनों को कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये फैमिली ऑफ लाइन्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3/4, 1/2। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा hence the set of lines आर कॉन्करेंट। ठीक है, ये सारी लाइन कॉन्करेंट होंगी एक पॉइंट पे, वो पॉइंट कौन सा होगा, ये लिखा हुआ है 3/4, 1/2 एंड पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, फैमिली ऑफ लाइन में सेम टाइप का कॉन्सेप्ट, सेम टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। पासिंग द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, पासिंग द फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ लिख लेना पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है 3/4, 1/2। क्लियर है बात? कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, let S be the set of all triangles in the xy plane, each having one vertex at the origin and the other two vertices lie on coordinate axis with integral coordinates. If each triangle in S has area 50 square unit, then the number of elements in the set S is। देखो इन्होंने क्या बोला है, S एक सेट है, किसका सेट है, ऑल ट्राइंगल्स इन द xy प्लेन, मतलब xy प्लेन में जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उनका सेट क्या है, S है। अब उन ट्राइंगल्स की कंडीशन क्या दे रखी है कि उन सारे ट्राइंगल्स की एक वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है, बाकी की जो 2 वर्टेक्स है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, यानी एक एक्स एक्सिस पे होगी, एक वाई एक्सिस पे होगी, और उन सारे ट्राइंगल्स का एरिया 50 स्क्वायर यूनिट है। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई
हमने माना वन ऑफ द पॉसिबल ट्राइंगल OAB इज, एक हमने वर्टेक्स मान लिया एक्स एक्सिस पे a,0, ठीक है, एक वर्टेक्स मान ली हमने वाई एक्सिस पे 0, b, और तीसरी वर्टेक्स तो फिक्स है, वो तो ओरिजिन पे ही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, मतलब अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊं, ये मैं एक ट्राइंगल बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल होंगे, वही तो मैं बताना है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल हो सकते हैं। ये तो मैं एक ट्राइंगल लिया है, तो ये इसको मैंने मान लिया a,0, ये आपका ओरिजिन है 0,0, ये आपका थर्ड वर्टेक्स है 0, b, ये मैंने माना। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका है OA, उसकी लेंथ होगी मॉड A, और हाइट है आपकी OB, उसकी लेंथ होगी मॉड B। एरिया आपको दे रखा है कितना, 50 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका मॉड A इंटू मॉड B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। 2 को उधर भेज दिया, ये मैंने वेक्टर फालतू में बना दिया, ठीक है। तो ये मॉड A इंटू मॉड B 100 आ गया है। तो अब आपको देखना है, ठीक है, अब आपको देखना है कि A और B की कितने ऐसे पेयर बन सकते हैं जिनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट 100 हो, ठीक है। तो देखो यार, ऐसा हो सकता है, मैं कुछ बना के दिखा रहा हूँ आपको क्या क्या पेयर बन सकते हैं। मान लो A की वैल्यू 100 ले ली, मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट 100 होना चाहिए। पहले तो ये देखते हैं कि 2 नंबर का प्रोडक्ट 100 कैसे कैसे हो सकता है। 100 इंटू 1 हो सकता है, ठीक है, 50 इंटू 2 हो सकता है, ठीक है, उसके बाद 25 इंटू 4 हो सकता है, उसके बाद 20 इंटू 5 हो सकता है, ठीक है, और लास्ट आपका पेयर बन सकता है 10 इंटू 10, ठीक है। इतने पेयर बन सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखो कि ये जो मैंने 100 इंटू 1, 50 इंटू 2, ऐसे टोटल 5 पेयर मैंने लिखे हैं, 5 पॉसिबिलिटी हैं। इस तरीके से 2 नंबर का प्रोडक्ट 100 हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फर्स्ट 4 हैं, एक मिनट, ये जो फर्स्ट 4 पेयर हैं इनमें ऑर्डर पॉसिबल है। ऑर्डर पॉसिबल का मतलब क्या है, अभी मैं बता रहा हूँ। ऑर्डर पॉसिबल का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि मैंने मॉड A की वैल्यू 100 ले ली और मॉड B की वैल्यू 1 ले ली। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि मॉड B की वैल्यू 100 ले लूँ और मॉड A की वैल्यू 1 ले लूँ। तो इनमें तो ऑर्डर पॉसिबल है, लेकिन जो लास्ट वाला पेयर है ये तो दोनों वैल्यू सेम सेम है, से तो इसमें ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। मॉड A की वैल्यू 10 ले ली तो मॉड B की वैल्यू भी 10 होगी, तो यहाँ पे एक ही होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ बेसिकली कहने का मतलब है कि यहाँ तो ऑर्डर पॉसिबल है। 100 इंटू 1 होगा, 1 इंटू 100 हो जाएगा, 50 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 50 हो जाएगा, 25 इंटू 4 होगा, 4 इंटू 25 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद अब एक और बात, क्योंकि यहाँ तो मॉड लगा हुआ है, तो अब जैसे मान लो मैं फर्स्ट पेयर लेता हूँ 100 इंटू 1, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ऐसा हो सकता है कि A की वैल्यू मैं A की वैल्यू 1 ले लूँ, ठीक है, A की वैल्यू 1 ले लूँ और A की वैल्यू 1 ले लूँ और A की वैल्यू -1 ले लूँ, क्योंकि मॉड लगा है ना। क्योंकि A की वैल्यू 1 लूँगा और A की वैल्यू -1 लूँगा तो मॉड की वैल्यू तो 1 ही होगी ना। बात समझ में आ रही है? तो अगर A की वैल्यू 1 और -1 ले सकते हैं, ठीक है, एंड B की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं फिर 100 और -100। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो बेसिकली एक पेयर के करस्पॉन्डिंग, मतलब एक जो फैक्टर आया था 100 का, जो एक फैक्टर आया था 100 इंटू 1, इसके करस्पॉन्डिंग टोटल कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं? वो बन सकते हैं 4। जैसे मान लो मैंने A की वैल्यू 1 ली, 1 के साथ और क्या आ सकता है, 100 आ सकता है। तो 1 1,100, 1,-100, फिर -1,100, -1,-100। तो एक फैक्टर के करस्पॉन्डिंग 4 पेयर बन रहे हैं A और B के। क्या ये बात समझ में आ रही है? 100 इंटू 1 के करस्पॉन्डिंग, 100 इंटू 1 के करस्पॉन्डिंग A और B के 4 पेयर बन रहे हैं, वो सामने आपके लिखे हुए हैं। तो 4 पेयर 100 इंटू 1 के बनेंगे, 4 पेयर 50 इंटू 2 के बनेंगे, 4 पेयर 25 इंटू 4 के बनेंगे और 4 पेयर 20 इंटू 5 के बनेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है।
ये तो तब की बात कर रहा हूँ जब मैंने, जैसे इस वाले की बात कर रहा हूँ 100 × 1 की मैंने बात की, तो मैंने a की वैल्यू 1 ली या a की वैल्यू -1 ली। तो अगर a को मैंने मतलब बेसिकली मैंने मॉड a इज इक्वल टू 1 लिया है इस केस में, मॉड a इज इक्वल टू 1 लिया तो a की तो दो वैल्यू होगी ना, 1 और -1। सिमिलरली अगर मॉड ए 1 ले लिया तो मॉड बी की वैल्यू 100 और -100, तो इन चार वैल्यूज से चार पेयर बन जाएंगे। मतलब ए की वैल्यू 1 ली तो बी की वैल्यू 100 भी ले सकते हो, -100 भी ले सकते हो, दो पेयर बन गए। ए की वैल्यू -1 ली तो बी की वैल्यू 100 ले सकते हो, -100 ले सकते हो, अगेन दो पेयर बन गए, तो टोटल चार पेयर बन गए। ये कब बने हैं? जब मैंने मॉड ए की वैल्यू 1 ली है और मॉड बी की वैल्यू 100 ली है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मॉड ए की वैल्यू 100 ले लूँ मैं और मॉड बी की वैल्यू कितनी ले लूँ बेटा 1, तो फिर चार पेयर बन जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली 100 × 1 के करस्पॉन्डिंग टोटल कितने पेयर बनेंगे? 8। 100 × 1 के करस्पॉन्डिंग ए और बी के टोटल कितने पेयर बनेंगे? 8। तो अब ये देखो 100 × 1 के 8 बनेंगे, 50 × 2 के 8 बनेंगे, 25 × 4 के 8 बनेंगे, 10 × 5 के 20 × 5 के 8 बनेंगे। तो टोटल पेयर कितने बन जाएंगे? 4 × 8। इन चार से कितने बन जाएंगे बेटा? एक फैक्टर के करस्पॉन्डिंग, यानी 100 × 1 के करस्पॉन्डिंग ए और बी के चार पेयर बन रहे हैं और टोटल हमारे पास चार फैक्टर लिखे हुए हैं, तो 4 × 8 हो गए। अब 10 × 10 यानी 10 × 10 की बात करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने मॉड ए इक्वल टू 10 ले लिया तो मॉड बी भी 10 होगा। अब मॉड ए इक्वल टू 10 है तो ए की वैल्यू 10 और -10, मॉड बी इक्वल टू 10 है तो फिर बी की वैल्यू भी 10 और -10, तो ए की दो वैल्यू है, बी की दो वैल्यू है, तो टोटल पेयर कितने बन जाएंगे? चार। तो इसमें आपके सिर्फ चार पेयर बनेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर मैं अभी फाइनल आंसर लिखूं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स, total number of possible triangles, total number of possible triangles with integral coordinates, with integral coordinates, are 4 × 8 + 4, तो कितना आंसर आ जाएगा? 36। क्या ये बात समझ में आ रही है? इन्होंने ये पूछा था कि इन्होंने ये बोला था कि एक वर्टेक्स ट्राइंगल की ओरिजिन पे होनी चाहिए, बाकी दो वर्टेक्स एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे होनी चाहिए, और जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इन दोनों वर्टेक्स के वो इंटीग्रल होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो ऐसे कितने ट्राइंगल बन सकते हैं जिनका एरिया 50 हो? तो हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया 1/2 mod A × mod B = 50, तो mod A × mod B = 100 आ गया। अब हमने देखा कि ए और बी के टोटल कितने पॉसिबल पेयर पॉसिबल है, ठीक है, तो वो हमने ये इस तरीके से कैलकुलेशन की, तो हमारे टोटल कितने पेयर बनेंगे बेटा? 36। तो आंसर आ गया आपका थर्ड पार्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल बी दिस एंड दिस, if the orthocenter of the triangle is this, then the equation of its third side। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये ट्राइंगल बना लो, पहले तो ट्राइंगल बना लिया हमने ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी, ठीक है। तो आपको दो साइड्स दे रखी हैं, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया कि पहली वाली जो साइड है वो मैंने ये वाली साइड मान ली 3x - 2y + 6 = 0, और दूसरी वाली जो साइड है वो मैंने ये मान ली AC 4x + 5y - 20 = 0, ठीक है। तो मान लो मुझे AB वाली साइड निकालनी है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर आपको दिया है, ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। तो हमने कहा चलो तीनों एल्टीट्यूड बना लेते हैं, मैंने कहा तीनों एल्टीट्यूड बना लो। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ये तीनों एल्टीट्यूड बना लिए, ठीक है। ये आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ये क्या है? आपका ऑर्थो सेंटर है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो ऑर्थो सेंटर आपको क्वेश्चन में दिया है 1,1, मुझे तो बस ये ए बी की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो अब ए बी की इक्वेशन निकालनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि या तो भाई ऐसा करो कि ए और बी के कोऑर्डिनेट निकाल लो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि भाई कोई एक पॉइंट पता चल जाए और ए बी का स्लोप पता चल जाए, यही दो पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। तो देखो अब हमें पता है कि ये जो ए एच है
ये जो ए एच एल्टीट्यूड है ये किसके परपेंडिकुलर है, बी सी के। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि स्लोप ऑफ ए एच इंटू स्लोप ऑफ बी सी का प्रोडक्ट -1 होगा। ए एच का स्लोप क्या होगा, तो इनको हम लोग ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, क्योंकि ए जो है वो ए सी पे लाई कर रहा है। ए सी की इक्वेशन ये लिखी है 4x + 5y - 20 = 0। तो अगर मैंने ए का x कोऑर्डिनेट h माना तो यहाँ h रखेंगे x की जगह, तो y कितना आ जाएगा बेटा, y आ जाएगा 20 - 4h / 5। ये ए के कोऑर्डिनेट मान लिए, ठीक है। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट मान सकते हैं। b जो है वो किस पे लाई कर रहा है, बी सी पे। तो अगर मैंने b का x कोऑर्डिनेट k माना तो k को रखो इस लाइन में x की जगह, तो y आ जाएगा आपका 3k + 6/2। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। हमने a और b के कोऑर्डिनेट मान लिया। ah का स्लोप निकालो 2 पॉइंट फॉर्म से, तो a के कोऑर्डिनेट पता, h के कोऑर्डिनेट पता, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 20 - 4h / 5 -1 अपॉन h - 1। क्लियर है, ये ए एच का स्लोप आ गया। बी सी का स्लोप वो तो यहाँ से लाइन से ही दिख रहा है क्लियरली, 3/2 है, ये आ गया, सही है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, तो h की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ वो आ गई 35/2। क्लियर है। ये h की वैल्यू ए के कोऑर्डिनेट्स में रख दो, तो a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बेटा, a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 35/2, -10, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यही सेम प्रोसेस करना है आपको बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पे जो बी एच है वो किसके परपेंडिकुलर है, ए सी के। तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ बी एच इंटू स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू -1। बी एच का स्लोप क्या होगा, बी एच का स्लोप हो जाएगा 3k + 6/2 -1 अपॉन k - 1, ठीक है। और ए सी का स्लोप वो तो लाइन से ही दिख रहा है, -4/5 इज इक्वल टू -1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, k आ जाएगा आपका -13। क्लियर है। जब k -13 आ गया, k की वैल्यू b के कोऑर्डिनेट्स में रखोगे तो b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके -13, क्लियर है। b के कोऑर्डिनेट आ गए। अब जब a के कोऑर्डिनेट पता, b के कोऑर्डिनेट पता, तो क्या हम इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म से। तो y - y1 मैंने जो a के कोऑर्डिनेट है, ये a के जो कोऑर्डिनेट है इसको x1 y1 माना है, b के कोऑर्डिनेट को x2 y2 माना है। तो -+ हो गया इज इक्वल टू स्लोप लिखो, तो -33/2 -+10 डिवाइडेड बाई -13 -35/2, ठीक है। और x - x1 यानी कि 35/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेना बेटा, लाइन ए बी की इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं सिंप्लीफाई करके लिखे दे रहा हूँ आपके लिए, 26x - 122y - 1675। इसको कैलकुलेट करने पे ये आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। और देख लेना कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी वो मैंने आप पे छोड़ दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर देन। वैसे ये क्वेश्चन जो है वो आपका 3D का है ना, बट कोई बात नहीं, अब इसमें दे दिया तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये 3D का क्वेश्चन है बेसिकली, पता नहीं क्यों इस स्ट्रेट लाइन के सेक्शन में दे दिया है। देखो आपको पहली इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू ay प्लस बी, ठीक है, कॉमा z इज इक्वल टू cy प्लस डी, ठीक है। ये पहली इक्वेशन है लाइन की। ये लिखने का तरीका है, x इज इक्वल टू y के टर्म्स में दिया है, z इज इक्वल टू y के टर्म्स में दिया है। तो देखो हम इसको प्रॉपर 3D के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो अब जो बच्चे अभी 11th में हो सकता है उन्हें ये ना समझ में आए, क्योंकि ये 12th में जब आप 3D पढ़ोगे तब क्लियर होगा, बट फिर भी क्वेश्चन आ गया तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये इस तरीके से लाइन की इक्वेशन लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे प्रॉपर फॉर्म में। तो b को इधर भेजा तो x - b इज इक्वल टू ay, ठीक है, कॉमा d को उधर भेजा z - d इज इक्वल टू cy।
ए से डिवाइड कर दो तो x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई, कॉमा सी से डिवाइड कर दो z माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू वाई। y इज इक्वल टू ये भी है, y इज इक्वल टू ये भी है, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो x माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, y अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस डी अपॉन सी। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये 3D में लिखी हुई है, दिख रहा है आपको, 3 कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट इक्वेशन में। अब ऐसी दूसरी वाली इक्वेशन पे आते हैं। x इज इक्वल टू है a डैश z प्लस बी डैश और y इज इक्वल टू है c डैश z प्लस d डैश, ठीक है। तो यहाँ से देखो b डैश को इधर भेजा, x माइनस बी डैश इज इक्वल टू a डैश z, उसके बाद d डैश को इधर भेजा तो y माइनस d डैश इज इक्वल टू c डैश z, a डैश से डिवाइड कर दिया तो x माइनस बी डैश अपॉन a डैश इज इक्वल टू z, और यहाँ से हमने c डैश से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब देखो z इज इक्वल टू ये भी है, z इज इक्वल टू ये भी है, तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। x माइनस बी डैश अपॉन a डैश इज इक्वल टू y माइनस डी डैश अपॉन c डैश इज इक्वल टू z अपॉन 1। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये भी देखो 3D के फॉर्म में लिखी है। तो ये दो इक्वेशन आ गई 3D के फॉर्म में। इन्होंने बोला ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन बतानी है। तो बेटा ये होती है, मैं यहाँ से अलग से लिख के दिखाई दे रहा हूँ, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है, 3D में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D, ठीक है। ये आप 12th में पढ़ोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब इस इक्वेशन को समझते हैं। ये जो x y z में से जो माइनस करके लिखे है ना, x1 y1 z1, ये एक पॉइंट होता है। जैसे 2D में पॉइंट होता है x1 y1 x1 y1, ऐसी 3D में पॉइंट होता है x1 y1 z1। तो ये जो ऊपर माइनस करके लिखा होता है ये पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही होती है। और जो ये नीचे लिखे है ना ABC, ये इस लाइन की डायरेक्शन होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने बोला ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है ना, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी डायरेक्शन भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। तो वो जो दोनों डायरेक्शंस होती हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होना चाहिए। अब वेक्टर की तरीके से सोचो इसको, ये अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। सिमिलरली इन 3D इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डायरेक्शंस आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो डायरेक्शन का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्शन देखो तीनों मतलब लाइन की नीचे लिखी होती है। पहले वाली लाइन की डायरेक्शन है a, 1, c और दूसरे वाली लाइन की डायरेक्शन है a डैश, c डैश, 1। इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो जीरो के इक्वल, आपका आंसर आ जाएगा। तो a इंटू ए डैश प्लस 1 इंटू सी डैश, तो सी डैश, और c इंटू 1 यानी कि c इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये जो नीचे लिखा रहता है ना, ये डायरेक्शन होती है, इसको आप वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो अगर ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट करा के जीरो कर दिया। कौन सा आंसर है बच्चों? ए डैश प्लस सी डैश। ये आपका हो गया ऑप्शन 4, ठीक है। तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो जब तक आप 3D ना पढ़ लो, बट अगर समझ में आ गई ये बात देन बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है a point P moves on this line if Q and R are fixed points then the locus of the centroid of the triangle PQR is a line। देखो अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है। ये रहा ट्राइंगल आपका, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की 3 वर्टेक्स है PQR, ठीक है। Q और R तो दो फिक्स्ड पॉइंट है, P जो पॉइंट है वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे। Q की कोऑर्डिनेट है 1,4, R की कोऑर्डिनेट है 3,-2 और ये जो P पॉइंट है वो इस लाइन पे मूव कर रहा है, तो इसको मैंने H, K मान लिया, ठीक है। अब हमें इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का लोकस पूछा है। तो सेंट्रॉइड हमने मान लिया, सेंट्रॉइड को जनरली मैं G से डिनोट करता हूँ, इसको मान लिया मैंने अल्फा, बीटा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो सेंट्रॉइड का जो लोकस है वो हमसे पूछा है, वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसका स्लोप पूछा है, जो भी है ऑप्शन चेक कर लेंगे हम लोग। तो देखो बच्चों, अब सबसे पहले तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा दो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3
प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ये सेंट्रॉइड आ गया, ठीक है। और सेंट्रॉइड हमें दे क्या रखा है, अल्फा कॉमा बीटा, मतलब ये मैंने माना है ना, इसका लोकस पूछा है। तो x कोऑर्डिनेट अल्फा हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू h प्लस 4/3, और y कोऑर्डिनेट बीटा हो गया, तो वो हो गया k प्लस 1/3। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी 3 अल्फा माइनस 4, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 बीटा माइनस 1। तो h और k क्या आते हैं, ये हमने p के कोऑर्डिनेट्स माने थे, और p पॉइंट बेसिकली किस पे मूव कर रहा है, p moves on the line, p moves on the line 2x minus 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस पे मूव कर रहा है p पॉइंट। तो ये h और k की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करवा दो, तो 2 इंटू 3 अल्फा माइनस 4 प्लस, सॉरी माइनस है, जस्ट 1 मिनट, ठीक है ना। p पॉइंट किस पे मूव कर रहा है, इस लाइन पे, तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। -3 इंटू 3 बीटा माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस यही, इसको थोड़ा सा सही से लिख लो, तो ये आ जाएगा आपका 6 अल्फा माइनस 9 बीटा और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई, ये लोकस आ गया। लास्ट में क्या करते हैं, x और y से रिप्लेस कर देते हैं, तो 6x माइनस 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये मेरा इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का लोकस आ गया। तो हमसे पूछा था इसका स्लोप, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 6/9, 6/9 का मतलब हो गया 6/9 का मतलब हो गया 2/3, है ना। इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा बेटा, इसका स्लोप हो जाएगा 2/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हो गया थर्ड ऑप्शन, क्लियर है। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If the line 3x plus 4y minus 24 is equal to 0 intersect the x-axis at the point A and the y-axis at the point B, then the incenter of the triangle OAB where O is the origin। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, ये लाइन आपको दे रखी है 3x प्लस 4y माइनस 24, इसको इधर ले गए, 24 से डिवाइड कर दिया, तो हो जाएगा x/8 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट 8 हो गया, y इंटरसेप्ट 6 हो गया। अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं इस तरीके से, ये ठीक है, ये हो गया आपका, इसको a बोल देते हैं 8,0, ठीक है, और ये b हो गया, इसको बोल देते हैं 0,6, ठीक है। ये आ गया, इसका इन सेंटर पूछा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, a के कोऑर्डिनेट हो गए 8,0, b के कोऑर्डिनेट हो गए 0,6, और ओरिजिन तो आपको पता ही है 0,0, ठीक है। अब तीनों साइड्स की लेंथ लिख लो, OA इज इक्वल टू 8 है, OB इज इक्वल टू 6 है, एंड AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाइथागोरस से 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सेंटर का फॉर्मूला लगा लो। तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, इन सेंटर का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, ठीक है। उसके बाद ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, ठीक है। ये ए बी सी क्या होते हैं, ये साइड लेंथ होती है, ठीक है। तो मैं वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड को ए बोल दिया, बी के सामने वाली साइड को बी बोल दिया, और ओरिजिन के सामने वाली साइड को सी बोल दिया, ठीक है। ए को मैंने x1 y1 मान लिया, ये ए को x1 y1 मान लिया, बी को x2 y2 मान लिया, और ओ को x3 y3 मान लिया। यहाँ रख दो, वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो ए कितना है आपका, ये OB ए है, तो OB को मैंने 6 माना था। x1 कितना है, ये इसको मैंने a को माना था x1 y1, तो ये हो जाएगा आपका a है आपका OB, तो OB की लेंथ है 6, x1 मैंने माना x1 y1 a को, तो x1 हो गया 8, प्लस b मैंने माना है OA को, OA है 8, और x2 है आपका ये b के कोऑर्डिनेट को x2 y2 माना, तो ये 0 हो गया, और c है आपका AB डेट इज 10, और x3 वो भी 0, डिवाइडेड बाई तीनों का सम 8 प्लस 6 प्लस 10, ठीक है। अब इधर आते हैं, a माना था मैंने OB को डेट इज 6, y1 0, प्लस b माना था मैंने
बी माना था ओ ए को, डेट इज 8, और y2 है आपका ये 6, उसके बाद c है 10, y3 है 0, डिवाइडेड बाई 8 + 6 + 10। ठीक है, फॉर्मूला लगाना था, आप खुद भी लगा सकते हो वैसे। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये आपका आ जाएगा 2,2 करके देख लेना। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था यार, मतलब इससे सिंपल नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना था इन सेंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, two sides of a parallelogram are along the lines this and this. If its diagonal intersect at 2,4, then one of its vertex। ठीक है, अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, एक आपको पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये एक मैंने पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया P, Q, R और S। ठीक है, तो इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन किया। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि दो साइड्स जो है पैरेललोग्राम की वो ये आपको दे रखी हैं। ठीक है, तो मैंने इस PQ को मान लिया बेसिकली x + y = 3, और PS को मान लिया मैंने x - y + 3 = 0। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल तो है नहीं, स्लोप दोनों के अलग अलग है। एक का स्लोप 1 है, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप -1 है। तो बिकॉज ये पैरेलल नहीं है तो अपोजिट साइड तो हो नहीं सकती हैं, और अगर ये अपोजिट नहीं हो सकती है तो एडजेसेंट होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2,4 पे, तो ये m हो गया 2,4। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अब देखो, अब क्या मैं P के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर मैं PQ और PS को सॉल्व कर लूँ, सॉल्व PQ एंड PS, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूँ तो P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। P के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,3। आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, 0,3 आ जाएंगे। अब देखो, मुझे P पता है, मुझे ये डायगोनल का मिड पॉइंट पता है। आपको पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये m तो मिड पॉइंट है बेसिकली। P के कोऑर्डिनेट पता चल गए 0,3। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के क्या मैं r के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज m इज मिड पॉइंट, बिकॉज m इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। ठीक है, सॉरी PQ नहीं, PR। m किसका मिड पॉइंट है बच्चों? PR का। तो मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के r के कोऑर्डिनेट निकाल लूँगा। मैंने चलो r को मान लिया अल्फा कॉमा बीटा, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो 0 + α/2, ठीक है, = 2 आ जाएगा, और 3 + β/2 = 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 4 आ गई और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ठीक है, तो r के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा? 4,5। क्लियर है, r के कोऑर्डिनेट आ गए 4,5। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा था हमसे? देन वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, तो मैंने P वर्टेक्स निकाल ली, R वर्टेक्स निकाल ली। दोनों वर्टेक्स ऑप्शन में नहीं दिए, तो हमें बाकी की दो वर्टेक्स भी निकालनी पड़ेंगी, यानी S और Q भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे S निकालना है, तो S के कोऑर्डिनेट मैं कैसे मान सकता हूँ? S किस पे लाई कर रहा है? PS पे लाई कर रहा है। बिकॉज S PS पे लाई कर रहा है तो मैं इसके कोऑर्डिनेट मान सकता हूँ। अगर मैंने इसका x कोऑर्डिनेट h माना तो यहाँ h रखूँगा तो y आ जाएगा h + 3। क्लियर है, ये आ गया। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली मैं q भी मान सकता हूँ, क्योंकि q किस पे लाई कर रहा है? PQ पे। तो अगर मैंने इसका x कोऑर्डिनेट k माना तो y कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएगा 3 - k। क्लियर है, अब देखो जो m है बेसिकली वो तो डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो m SQ का भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे m इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ SQ। तो फिर से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, तो h + k/2 = 2, और h + 3 और 3 - k / 2 = 4। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया h + k = 4, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? h - k =
2, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू 3 आ जाएगी, k की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो फिर अगर मैं बोलूँ कि s के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, h की वैल्यू 3 रख दो तो जाएगा 3, 6, और q के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, अगर मैं 1 रखूँगा तो 1, 2। अब देख लो कौन सा मैच कर रहा है, तो 3, 6 मैच कर गया, ठीक है। ये फोर्थ ऑप्शन हो गया। आई होप किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगेन सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 0, 2 and 4, 3. Two vertices of a triangle are 0, 2 and 4, 3. If its orthocenter is at the origin, then its third vertex lies in which quadrant? ठीक है, इसको देखो, दो वर्टेक्स दिए हैं, ऑर्थोसेंटर ओरिजिन है, तीसरी वर्टेक्स पूछिए किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, ट्राइंगल बनाते हैं अगेन, ये रहा हमारा ट्राइंगल, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया P, इसको बोल दिया Q, इसको बोल दिया R, ठीक है। तो P वर्टेक्स मैंने मान ली 0, 2, ठीक है, और Q वर्टेक्स मैंने मान ली 4, 3, Q वर्टेक्स मान ली मैंने 4, 3, और R वर्टेक्स पूछी गई है, ठीक है। तो उसको हमने H, K मान लिया। ऑर्थो सेंटर ओरिजिन दिया। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। तो एक ये बना लिया और एक R से ऐसे बना लिया, ठीक है। ये आपका हो गया ऑर्थो सेंटर H, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करें। तो देखो यार, बहुत आसान है। जो ये PH है, ये जो एल्टीट्यूड है, वो किसके परपेंडिकुलर है, QR के। तो यानी कि मैं क्या यूज़ करूँगा, फैक्ट, स्लोप ऑफ PH इंटू स्लोप ऑफ QR इज इक्वल टू -1। इनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अच्छा, ठीक है। तो फिर निकालो PH का स्लोप क्या होगा। H तो आपको क्वेश्चन में दिया है 0, 0, तो PH का स्लोप हो जाएगा, PH का स्लोप हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समझना बात को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि स्लोप ऑफ QR जो होगा वो होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ PH, सही है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो PH का स्लोप है, PH एक वर्टिकल लाइन है, क्यों, क्योंकि देखो P और H दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है। अगर कोई भी दो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम होता है तो वो एक वर्टिकल लाइन पे लाई करते हैं, और यहाँ तो दोनों का x कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि जो PH है वो y एक्सिस है बेसिकली, और y एक्सिस का स्लोप क्या होता है, अनडिफाइन होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है, y एक्सिस का स्लोप क्या होता है, अनडिफाइन होता है। तो अगर PH का स्लोप अनडिफाइन है तो 1 अपॉन अनडिफाइंड क्या होता है, 0 होता है। तो QR का स्लोप क्या होगा, तो QR का स्लोप हो जाएगा 0। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब QR का स्लोप निकालना है अगर मुझे, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, K-3 अपॉन H - 4 इज इक्वल टू 0। तो ये तो इधर चला जाएगा, तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 आ गई। क्या ये बात समझ में आ रही है, K की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब जब K की वैल्यू 3 आ गई, दूसरा हम लोग क्या फैक्ट यूज़ कर सकते हैं, दूसरा फैक्ट ये यूज़ कर सकते हैं कि जो ये है आपका RH, ये वाला जो एल्टीट्यूड है वो किसके परपेंडिकुलर है, PQ के। तो स्लोप ऑफ RH इंटू स्लोप ऑफ PQ का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं बोलूँ कि PQ का स्लोप क्या होगा, तो वो 2 पॉइंट फॉर्मूले से आ जाएगा, 3 - 2 अपॉन 4 - 0, और PQ का स्लोप, सॉरी यही PQ का स्लोप था, मैंने उल्टा लिख दिया। RH का स्लोप अभी लिख लेते हैं, तो H 0, 0 है, RH को मैं किया, तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से K अपॉन H, सही है। ये है इसका स्लोप RH का, ये है PQ का स्लोप। इनका प्रोडक्ट क्या है बच्चों, इनका प्रोडक्ट है -1, ठीक है।
तो इसको अगर मैं सिंपली, ये 1/4 हो गया, तो यहाँ से आपका k/h इज इक्वल टू -4, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, -4h। तो यहाँ k की वैल्यू 3 ऑलरेडी आ चुकी है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/4। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/4। क्लियर है? तो बस हमारे r के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चों, r के कोऑर्डिनेट आ गए -3/4, 3। ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट लाइन x + 2y = 1 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a and b. A circle is drawn through a, b and the origin. Then the sum of perpendicular distances from a and b on the tangent to the circle at the origin is। ठीक है, अगेन देखो यार, ये भी आसान क्वेश्चन है। एक स्ट्रेट लाइन है x + 2y = 1, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को a और b पे कट कर रही है। तो देखो डायग्राम बनाते हैं। ये ठीक है, थोड़ा सा लाइन जो है वो लाइन थोड़ी हमारी सही से नहीं बनी है। ठीक है, क्योंकि अगर देखो ये लाइन जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस को कट कर रही है। x एक्सिस को कहाँ कट करेगी, y = 0 रखने पे, तो वो x = 1 आ जाएगा। मान लो ये 1 है, ठीक है। और y एक्सिस को कब कट करेगी, when x = 0, तो y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। सपोज ये 1/2 है, तो ये इस तरीके से लाइन आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी लाइन आ गई। ये आपका a पॉइंट है, ठीक है, ये आपका b पॉइंट है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो इन्होंने बोला है कि एक सर्कल है, ठीक है, जो कहाँ कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से, a से और b से। तो इस तरीके से आपका सर्कल बन जाएगा। अगर मैं सर्कल बनाने की कोशिश करूँ, सर्कल मेरा सही नहीं बन रहा है। हमें इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल को ड्रॉ करना है। अरे यार, सर्कल बनाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ठीक है यार, अभी उससे परफेक्ट नहीं बनेगा मेरे से। ये है सर्कल, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो इसको ध्यान से देखो कि सर्कल O से पास कर रहा है, A से पास कर रहा है, B से पास कर रहा है। अच्छा, अब ये जो बेसिकली O पे तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अगर मान लो सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री बना रही है ये कॉर्ड AB एक कॉर्ड है बेसिकली अभी तो आपके लिए, AB आपके लिए अभी एक कॉर्ड का काम कर रही है, ठीक है। AB अभी आपके लिए कॉर्ड का काम कर रही है, और ये कॉर्ड सर्कल के एक पॉइंट O पे 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो वो कॉर्ड क्या हो जाएगी, बेसिकली डायमीटर हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये कॉर्ड क्या होगी बच्चों, ये डायमीटर हो गई। तो इसका मतलब अगर ये डायमीटर होगी तो A के कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है क्या है, 1,0, और B के कोऑर्डिनेट पता है मुझे क्या है, 0,1/2। तो मुझे डायमीटर के एंड पॉइंट पता है बच्चों, मुझे डायमीटर के एंड पॉइंट पता है। और अगर मुझे डायमीटर के एंड पॉइंट पता है तो मैं सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूँ डायमेट्रिक फॉर्म में। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, तो वो क्या होती है, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2, यही तो होती है। वैल्यू रख दो, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2। तो x - x1 x - x2 प्लस y - y1 और y - y2, ये सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको सही से लिखूँ तो हो जाएगा x² + y² माइनस x माइनस हाफ y = 0। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला था बच्चों, इन्होंने बोला था
द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड बी ऑन द टेंजेंट टू द सर्कल एट द ओरिजिन। अब आपको क्या करना है, इस सर्कल के ऊपर ओरिजिन पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। क्या करना है, ओरिजिन पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ठीक है, तो टेंजेंट टेंजेंट एट ओरिजिन यानी 0,0, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 होता है टेंजेंट की इक्वेशन, तो x इंटू x1 0 है, वाई स्क्वायर को लिखेंगे y इंटू y1 0 है, माइनस x को कैसे लिखते हैं x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद y को कैसे लिखते हैं बेटा y प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 सबको करना आता होगा, ठीक है। ओके, तो ये सब 0 हो गया, तो ये हो गया माइनस का x बाई 2, ठीक है। ये हो गया माइनस का y बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सही से लिखना चाहूँ तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये किसकी इक्वेशन आ गई? टेंजेंट की इक्वेशन आ गई सर्कल के ऊपर एट 0,0, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि ये जो दो पॉइंट है ना ए और बी, इन दोनों पॉइंट से इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस निकालो और उनका सम निकालना है। तो देखो यहाँ पे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए 1,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है किस पे? टेंजेंट पे, ऑन द टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है, सर्कल के ऊपर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पॉइंट को लाइन में सेटिस्फाई करवा दो, तो हो गया 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, y का कोफिशिएंट 1 है उसका ये, तो हो गया 1/√5, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम b यानी कि 0,1/2 ऑन द सर्कल, सॉरी ऑन द टेंजेंट टू द सर्कल, तो अगेन पॉइंट को लाइन में सेटिस्फाई करवा दो, तो 0 प्लस 1/2 अपॉन एक्स और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, तो 4 प्लस 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों? ये आपका आ जाएगा 1/2√5, सही है। हमने दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली किस पे? टेंजेंट पे, और अब हमें इन दोनों का सम पूछा था। तो फाइनली मैं यहाँ लिख रहा हूँ सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इज इक्वल टू 1/√5 प्लस 1/2√5। इसका सम करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 1, सॉरी ये मैंने कुछ गड़बड़ किया है, हाँ यहाँ जब मैंने ये देखो, जब मैंने पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली थी ना इस लाइन पे, तो मुझे पहले पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवाना था, तो ये 2 भी तो था, 2 इंटू 1, तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये आपका 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 2 इंटू 2 4, 5/2√5 ये आ जाएगा, √5 से 5 कैंसिल आ जाएगा, तो ये आपका फाइनली आंसर √5/2, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ पैरेललोग्राम ABDC द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A B C आर रेस्पेक्टिवली दिस, देन द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल AD। तो ये भी देखो आसान क्वेश्चन है, ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। ये आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, ये आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक, A B D और C, ठीक है। अब A के कोऑर्डिनेट उन्होंने दिए 1,2, B के कोऑर्डिनेट दिए हैं 3,4 और D के कोऑर्डिनेट C के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2,5 और मुझसे AD जो है जो AD डायगोनल है उसकी इक्वेशन पूछिए, इसकी इक्वेशन पूछिए, ठीक है। तो देखो भाई
क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हमें पता है यार कि जो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, हमें पता है जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये जो एम है, ये जो एम है वो बी सी का भी मिड पॉइंट है और वो ए डी का भी मिड पॉइंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। इन पैरेललोग्राम जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो जो बी सी का मिड पॉइंट है और जो ए डी का मिड पॉइंट है वो सेम होगा एम। तो डी के कोऑर्डिनेट, डी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें पता नहीं है, तो डी के कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं, एच कॉमा के मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है, मिड पॉइंट ऑफ ए डी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सही है। तो ए डी का मिड पॉइंट निकालो, क्या हो जाएगा 1 प्लस एच बाई टू कॉमा 2 प्लस के बाई टू, ये तो ए डी का मिड पॉइंट हो गया। बी सी का मिड पॉइंट निकालो 2 प्लस 3 5 बाई टू कॉमा 5 प्लस 4 9 बाई टू। दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लो, तो एच की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4, और दोनों के वाई कोऑर्डिनेट कंपेयर करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 7। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। m के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा 4 कॉमा, सॉरी m के नहीं d के, d को माना था ना हमने h कॉमा के, तो d के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास 4 कॉमा 7, ठीक है। अब जब d के कोऑर्डिनेट पता चल गए, a के कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है वैसे भी 1 कॉमा 2, तो अब मैं AD की इक्वेशन निकाल सकता हूँ टू पॉइंट फॉर्म से। सो इक्वेशन ऑफ AD, इक्वेशन ऑफ AD, ठीक है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप आपका 7 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 5x माइनस 3y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 5x माइनस 3y प्लस 1, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यहाँ तक मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A tetrahedron has vertices P, Q, R and O. The angle between the faces OPQ and PQR. तो ये भी क्वेश्चन एक तरीके से देखा जाए तो 3D का है, मतलब 12th में जब आओगे तब आपको पता चलेगा वेक्टर 3D वाले टॉपिक में कि टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, बट अभी मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या बोला है, एक टेट्राहेड्रॉन है। टेट्राहेड्रॉन होता क्या है कि आप एक बेस ले लो कोई भी, ऐसे आपने एक बेस ले लिया ट्राइंगुलर बेस, ठीक है, एक ट्राइंगुलर बेस लिया और एक हवा में पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, हवा में एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट को आप इसकी तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन करोगे, ये आपको इस तरीके से जो डायग्राम बनेगा 3D फिगर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। 4 फेसेस होती हैं। अगर मैंने ये ABC, सॉरी इन्होंने PQR बोला ना, PQR ले लेते हैं, PQR, ये रफली बता रहा हूँ, ये PQR मैंने एक ट्राइंगुलर बेस लिया था। आप अपने हाथ पे एक ट्राइंगुलर बेस ले लो और हवा में एक पॉइंट ले लो जिसको मैंने O बोला है। इस O पॉइंट को जो हवा में है बेसिकली, उसको आप तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन करोगे तो जो ट्राइंगुलर, मतलब जो ये फिगर बनेगा 3D फिगर जो बनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक। तो बस इन्होंने ये बोला है कि जो दो फेसेस हैं OPQ फेस कौन सा हो गया, ये वाला, ये जो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ ये OPQ फेस हो गया, और दूसरा फेस है PQR ये जो मैंने ये बेस लिया था, ट्राइंगुलर बेस लिया था ना, ये जो ट्राइंगुलर बेस लिया था यही तो था आपका PQR, ठीक है, ये आपका PQR था बेसिकली, ये ट्राइंगुलर। तो इन दोनों फेसेस के बीच का एंगल पूछा गया है। तो बेसिकली ये जो टेट्राहेड्रॉन होता है इसकी जो फेसेस होती हैं, ठीक है ना, ये बेसिकली प्लेन्स होते हैं, ठीक है। ये आपका ये जो फेस है OPQ, या ये जो OPQ जो फेस है ये एक प्लेन हो गया। PQR एक जो ये फेस है, जो ट्राइंगुलर फेस ये जो मैंने दिया था बेसिकली, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका एक प्लेन हो गया। तो दो प्लेन के बीच का एंगल पूछा है, कहने का मतलब ये है सीधा सीधा। और दो प्लेन के बीच का जो एंगल होता है बेसिकली
वो उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ये वेक्टर 3D का क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं अभी बताए दे रहा हूँ, बट आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये OPQ एक प्लेन हो गया, बेसिकली इस टेट्राहेड्रॉन का एक फेस है, तो ये एक प्लेन की तरह कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये जो PQR एक फेस है, जो मैंने बेस लिया था, वो भी एक प्लेन है। तो हमें इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल पूछा है, इन दोनों फेसेस के बीच का एंगल पूछा है, मतलब इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल पूछा है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। अब दो प्लेन के बीच का जो एंगल होता है वो बेसिकली उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ठीक है। और एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच का, वो डॉट प्रोडक्ट, वो आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये OPQ एक प्लेन है, इसका नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। ये PQR एक जो फेस है, ये भी एक प्लेन की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसका नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे और उन दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो नॉर्मल वेक्टर देखो कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी ट्राइंगल है, बात समझना, कोई भी ट्राइंगल है, जैसे मैं PQR ये जो बेस लिया था मैंने, इसी को ले लेता हूँ मैं। ये ट्राइंगुलर फेस है। ये जो ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल को ही अगर इसकी तीनों साइड्स को एक्सटेंड कर दूं, तीनों साइड्स को एक्सटेंड कर दूं, तो ये आपका एक प्लेन बन जाता है 3D में। ट्राइंगल को ही अगर तीनों तरफ से एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये एक प्लेन बन जाता है इन 3D। तो अगर मुझे इस ट्राइंगुलर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखो आपको PQR तीनों वर्टेक्स दी गई है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ लिया आपने, P वर्टेक्स पकड़ ली, तो आप PQ वेक्टर निकालोगे, PR वेक्टर निकालोगे। बात समझ में आ रही है। PQ वेक्टर कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, Q में से P के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दोगे, PQ वेक्टर आ गया। PR वेक्टर कैसे निकालोगे, R माइनस P। तो कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ लो, उससे दो वेक्टर बना लो, PQ और PR वेक्टर आ गए। तो किसी भी ट्राइंगुलर फेस या किसी भी ट्राइंगुलर प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आपको चाहिए होता है तो उनकी दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। क्या ये बात समझ में आ रही है। अगर आपको, जैसे ये है, ये ABC है, ठीक है, ये ABC है, तो मैंने बोला B वर्टेक्स मैंने ले ली, मुझे ABC प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो मैंने B वर्टेक्स मैंने चूज की, मैंने एक BA वेक्टर बनाया, एक BC वेक्टर बनाया, ठीक है। तो BA और BC का जो क्रॉस होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो मेरे पास कौन कौन से दो फेसेस हैं, एक PQR है और एक OPQ है, ठीक है। तो मुझे इन दोनों फेसेस के परपेंडिकुलर वेक्टर पहले निकालना है। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो मैंने मान लिया लेट U and V be the vectors perpendicular to the plane OPQ and PQR, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमने माना है। हमने क्या बोला कि जो OPQ वाला फेस है या जो OPQ वाला प्लेन है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर को मैंने क्या मान लिया बेटा, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर को मैंने U मान लिया, ठीक है। और जो PQR प्लेन है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर को मैंने क्या मान लिया, V मान लिया, ठीक है। और निकालते कैसे, अभी जस्ट बताया मैंने कि जैसे मान लो अगर ये जो PQR वाला प्लेन है इसके परपेंडिकुलर वेक्टर मुझे चाहिए, तो मैं कोई भी एक वर्टेक्स चूज करूंगा, उससे दो वेक्टर बनाऊंगा। तो मैंने PQ और PR वेक्टर बना लिया, इनका जो क्रॉस होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि U वेक्टर जो है बेसिकली वो OPQ प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है। अलग से बना देता हूँ, ये देखो, ये आपका O था, ये P था और ये Q था, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक वर्टेक्स पकड़ ली, मान लो Q पकड़ लिया मैंने, तो Q से दो वेक्टर बनेंगे, QP और QO, या आप बोल सकते हो PQ और OQ, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो U वेक्टर क्या हो जाएगा, PQ क्रॉस OQ, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आई थिंक सबको आता होगा, I कैप J कैप K कैप, ठीक है। PQ वेक्टर क्या होगा बेटा, Q माइनस P, Q फाइनल है, P इनिशियल है, Q माइनस P, ये रहा Q का कोऑर्डिनेट, ये रहा P का कोऑर्डिनेट। तो ये देखो 2 - 1 1 आ गया,
1 माइनस टू माइनस वन आ गया, 3 माइनस वन ये 2 आ गया, ये तो आ गया पी क्यू वैक्टर। अब मुझे ओ क्यू वैक्टर चाहिए, तो क्यू में से ओ को माइनस कर दो, तो ओ के तो तीनों कोऑर्डिनेट 0 है, तो यही आ जाएगा 2 1 और 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपका एक मिनट, पी क्यू वैक्टर मुझे देख लेने दो, 2 माइनस वन 1, 1 माइनस टू माइनस वन, 3 माइनस वन 2। ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेना, ये तो डिटर्मिनेंट है, सबको सॉल्व करनी आती होगी, तो आ जाएगा 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 कैप। ये चेक कर लेना सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो, अब हम निकालते हैं v। तो v वेक्टर क्या था बेटा? जो प्लेन पी क्यू आर था उसके परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, तो ये देखो, जैसे ये पी क्यू आर प्लेन बना है, तो मैंने p को चूज किया, तो दो वेक्टर आ गए, पी क्यू आर पी आर। ठीक है, तो हो गया पी क्यू क्रॉस पी आर। ठीक है, इज इक्वल टू अगेन आई जे और के कैप। ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा? क्यू माइनस पी। तो क्यू माइनस पी अभी मैंने ये लिखा था, पी क्यू वैक्टर 1 माइनस वन 2, और जो पी आर वैक्टर है वो हो जाएगा आर माइनस पी। आर में से पी को सपरेट करो तो हो जाएगा 2। ठीक है ना, माइनस वन में से 1 माइनस करोगे, सॉरी माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 में से 2 को सपरेट करोगे माइनस वन, और 2 में से 1 को सपरेट करोगे 1। ये आ गया, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 3 कैप के कैप। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लिए किस किस के? OPQ प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर और PQR प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। अब इन्हीं दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u डॉट v अपॉन मॉड u इंटू मॉड v। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 5 आई कैप 1 हो जाता है, जे कैप माइनस माइनस प्लस 5 और माइनस 3 प्लस 9 अपॉन यू का मैग्नीट्यूड निकालना आता होगा सबको। ठीक है, यू का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? यू का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका √35 हो जाएगा ना, √35। और v का मैग्नीट्यूड भी √35 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 10 प्लस 9 19 अपॉन 35। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? cos इनवर्स 19 अपॉन 35। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जब आप वेक्टर 3D पढ़ोगे 12th में तब आपको ये बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। एक स्ट्रेट लाइन दी है 2x माइनस 3y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन दी है आपको, और ये किसके परपेंडिकुलर है? इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करो कि इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लो, या फिर एक और तरीका है, देखो ये है आपका पॉइंट, मान लो ए मान लिया 7,17। ठीक है, 7,17, और जो दूसरा पॉइंट है आपका बी, उसको मान लिया 15, बीटा। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन का स्लोप कितना बेटा? इस लाइन का स्लोप है 2/3। ठीक है, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन सेगमेंट का स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप कितना होगा? 2 पॉइंट फॉर्मूले से बीटा माइनस 17 अपॉन 15 माइनस 7। सही है, और क्योंकि ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन सेगमेंट दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो यानी कि 2/3 इंटू बीटा माइनस 17 अपॉन 8 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा? बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बताओ, इतने आसान क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं ये लोग।
दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P इज सच दैट इट्स इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट P, देन इट्स इक्वेशन इज। अगेन देखो यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इन्होंने बोला एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है। अच्छा, जैसे मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है कि ये जो लाइन है, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में ये जो इंटरसेप्टेड पोर्शन बना रही है, ठीक है, ये जो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में ये जो इंटरसेप्टेड पोर्शन बना रही है, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, ठीक है। तो ये जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है ना, उसी पॉइंट पी पे बाइसेक्ट हो रहा है, यानी जो पी है वो क्या है, मिड पॉइंट है बेसिकली। पी क्या है बेटा, मिड पॉइंट है, किसका, इस इंटरसेप्टेड पोर्शन ए बी का। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट में मान सकता हूँ h,0 क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, इसके कोऑर्डिनेट मान सकता हूँ 0, k। ठीक है, तो हमसे इस लाइन की इक्वेशन पूछी है, तो देखो बहुत आसान है, बिकॉज पी मिड पॉइंट है इसका, लाइन ए बी का, बिकॉज पी इज मिड पॉइंट ऑफ, बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, P किसका मिड पॉइंट है बेटा, ए बी का मिड पॉइंट है। तो फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, तो हो जाएगा आपका 0 प्लस h/2 इज इक्वल टू -3 और k प्लस 0/2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से h की वैल्यू -6 आ जाएगी और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 2 8। सही है, तो ये इंटरसेप्ट है बेसिकली, ये h क्या है, x इंटरसेप्ट, और ये क्या है, y इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट के फॉर्म में अगर मैं लाइन की इक्वेशन लिखूं तो x/-6 प्लस y/8 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो यही आपका आंसर हो गया। इसको अगर थोड़ा सा आप एलसीएम वगैरह ले लेते हो जाएगा 8x - 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 48। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर मैं x और y दोनों के टर्म उधर भेज दूँ तो हो जाएगा 4x - 3y, और 2 से डिवाइड किया था 24। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यार देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना, ऑप्शन 2 हो गया। तो ये भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप बात क्लियर होगी सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस विल लाई ओनली इन। ठीक है, तो देखो अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन्होंने बोला एक पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है और वो दोनों एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है, तो हमें बताना है कि वो पॉइंट जो है वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो हमने कहा ठीक है, देखो अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट, a point which is equidistant, a point which is equidistant from both the axes, from both the axes lies on either y is equal to x एंड y इज इक्वल टू -x। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, कोई भी पॉइंट दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से कब इक्वल होता है, जब या तो वो y इज इक्वल टू x लाइन पे लाई करे या फिर वो y इज इक्वल टू -x लाइन पे लाई करे। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आई थिंक सबको पता होगी, बेसिक सी बात है। ठीक है, ओके, तो वो पॉइंट जो है वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंस, यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंस पॉइंट लाई ऑन द लाइन 3x + 5y इज इक्वल टू 15। ठीक है, इस पे लाई कर रहा है, तो फिर इसको सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो जो पॉइंट है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है वो इन दोनों लाइन में से किसी पे लाई करेगा, और इस पे तो लाई कर ही रहा है। तो 3x + 5y इज इक्वल टू 15 और
x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इन दोनों को सॉल्व कर लो, या फिर 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इन दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकालूंगा तो वो मेरा पॉइंट आएगा बेसिकली, -15/2 15/2। ठीक है, और जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो वहाँ से जो मेरा पॉइंट आएगा वो आएगा 15/8 15/8। तो अब आप देख सकते हो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट O and A be two fixed points, then the locus of a point P such that the perimeter of triangle AOP is 4। तो देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, ट्राइंगल बना लो। सबसे पहले आप ट्राइंगल बना लो। तो देखो O तो हो गया आपका ओरिजिन 0,0, ठीक है, और जो A पॉइंट है वो है आपका 0,1, तो यहाँ कहीं होगा A पॉइंट 0,1, और जो तीसरा पॉइंट है P उसका कुछ पता नहीं, तो मान लो कहीं पे भी मान सकते हो ये। तो ये जो आपका ट्राइंगल बना है इसका पेरीमीटर दिया है आपको, ठीक है। तो हमें पॉइंट P का लोकस पूछा, जिसका लोकस पूछा जाता है उसको H, K मान लेते हैं पहली बात, ठीक है। अच्छा, ये OA की लेंथ आपको दिख ही रही है, OA की लेंथ, बिकॉज OA की लेंथ जो है वो 1 है, OA की लेंथ आपको पता है, ठीक है। और तीनों का जो सम है यानी पेरीमीटर आपको 4 दिया है ना, तीनों साइड का सम कितना है 4, तो OA प्लस OP प्लस AP तीनों का सम कितना है 4 है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो जरा, OA की वैल्यू 1 हो गई, OP प्लस AP इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से OP प्लस AP की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3 आ गई। OP क्या है? O से P की डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, h² प्लस k² आ जाएगा। AP क्या है? A से P की डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, तो h² प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई अगर आपको इसको करना है तो इसको यहीं पे रखा हमने पहले, h² प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर, और हमने क्या किया कि इसको इधर ले आए, √h² प्लस k², ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, इसका तो रूट गायब हो गया, इसका स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, और फिर 2ab वाले टर्म से क्या आ जाएगा -6 √h² प्लस k²। ये ऐसे था ना, a माइनस बी टाइप था, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, ओके। तो अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो h² से h² कैंसिल, ये आपका आएगा k² प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू 9 प्लस k² माइनस 6 √h² प्लस k², ठीक है। k² से k² कैंसिल, ये आप 6 √h² प्लस k² को इधर ले आए तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। और ये जो दोनों टर्म थे 1 माइनस 2k उनको राइट में ले गए, तो 1 इधर आके 9 में से माइनस होगा 8 बचेगा, 2k इधर आएगा माइनस का तो प्लस 2k हो जाएगा, 2 कॉमन लेके दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया, तो 3 √h² प्लस k² इज इक्वल टू 4 प्लस k, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अगेन दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो 3 का स्क्वायर 9 h² प्लस k², और यहाँ 4 प्लस k का होल स्क्वायर, 4 का 16 k का k² और 2ab वाले टर्म से 8k, ये आ गया। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। तो बस यही आपका लोकस हो गया, इसको सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, और h और k की जगह xy लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 9x², ठीक है, और 8y², ठीक है, और माइनस का ये आपका हो जाएगा 8y
और -16, सो दिस विल बी द फाइनल लोकस। ठीक है, तो देखो यार कौन सा ऑप्शन सही है, 9x² + 8y², कहाँ गया, ये रहा आपका ऑप्शन, हो गया थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपोज डेट द पॉइंट दिस एंड दिस लाई ऑन द लाइन L1। ये तीनों पॉइंट एक लाइन L1 पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं बच्चों, लाइन L1 पे। ठीक है, और if a line L2 passing through the point h, k and 4, 3 is perpendicular on L1 then k upon h। अगेन यार देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि ये जो तीन पॉइंट है कौन कौन से, h, k, ठीक है, 1, 2, ठीक है, एंड -3, 4, ये तीनों पॉइंट जो है वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ये कोलिनियर हो गए। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि ये किस पे लाई कर रहे हैं, लाइन L1 पे। ठीक है, तो कोलिनियर की कंडीशन लगा दो। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होना चाहिए, 1/2। ठीक है, h, k 1, 2, -3, 4, 1, 1, 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना, इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास जो रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा h + 2k = 5। ठीक है, तो ये आपकी आ गई इक्वेशन 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इक्वेशन 1 आ गई। इसको सिंप्लीफाई आप कर लोगे, नॉर्मल सी डिटर्मिनेंट है, सॉल्व कर लोगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा h और k में रिलेशन। उसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला है कि दूसरी लाइन L2 है जो कहाँ से पास कर रही है, h, k और 4, 3 से, और वो L1 के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि L1 का स्लोप क्या होगा, अगर मैं बोलूँ आपसे कि L1 का स्लोप क्या होगा, तो L1 का स्लोप हो जाएगा, जैसे ये देखो L1 का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ L1। तो L1 लाइन पे ये तीनों पॉइंट लाई कर रहे थे, तो इन दोनों पॉइंट का यूज करके स्लोप निकाल सकते हैं। 4 - 2 अपॉन -3 - 1, तो ये आ गया -1/2, ये L1 का स्लोप हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर ये L1 का स्लोप हो गया और उन्होंने बोला है कि L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ बच्चों कि L2 का जो स्लोप होगा वो 2 हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? और L2 का स्लोप आप, बिकॉज जो L2 लाइन है वो h, k और 4, 3 से पास कर रही है, तो इन दोनों पॉइंट का यूज करके भी L2 का स्लोप निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फार्मूले से, तो वो हो जाएगा k - 3 अपॉन h - 4। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये L2 का स्लोप मैंने, बिकॉज L1 का स्लोप निकाला, L2 L1 के परपेंडिकुलर है तो L2 का स्लोप आ गया, और बिकॉज इन्होंने क्वेश्चन में दिया कि L2 जो है वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, तो L2 का स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से ये आ गया, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो k - 3 अपॉन h - 4 = 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2h - k = 5। ये आ गई इक्वेशन 2। 1 और 2 को सॉल्व कर लो, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर आप सॉल्व करोगे, 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू 3 आ जाएगी और k की वैल्यू 1 आ जाएगी। और आपसे पूछा क्या था, k/h पूछा था, आपसे पूछा था k/h, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3। ऑप्शन हो गया फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई थिंक सबको बात क्लियर होगी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू P एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम P। ठीक है, तो आपको इन्होंने बोला है कि उस लाइन का स्लोप बताना है जो पॉइंट P से पास कर रही है एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम P। तो अगेन देखो यार ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, डायग्राम बना लेते हैं, रफली डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक लाइन है, ये देखो एक ये लाइन है जो कहाँ से पास कर रही है, 2, 3 से, ये पॉइंट हो गया आपका 2, 3 से पास कर रही है, और एक दूसरी लाइन को ये 4 यूनिट डिस्टेंस पे कट कर रही है, ये दूसरी लाइन है। ये कौन सी लाइन है, x + y = 7, इसको कितनी डिस्टेंस पे कट कर रही है,
ये 4 यूनिट की डिस्टेंस पे इसको कट कर रही है, और ये कहाँ कट कर रही है, मैंने इसको क्यू बोल दिया। क्लियर है बात? तो इन्होंने बोला है कि इस लाइन का स्लोप बताओ, ये जो हमारी लाइन है ना पी क्यू, इसका स्लोप बताना है। तो देखो यार, पॉइंट पी से 4 यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट है क्यू, तो मैं क्या पैरामेट्रिक पॉइंट का यूज करके क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंस पॉइंट क्यू एट 4 units from P that is 2,3, ठीक है, विल बी, क्या हो जाएगा बेटा, पैरामेट्रिक फॉर्म होती है ना h प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा। तो यहाँ पे बेस पॉइंट है 2,3, तो 2 प्लस आर यानी कि वो डिस्टेंस 4 कॉस थीटा कॉमा के यानी कि 3 प्लस 4 साइन थीटा, ये आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट में क्या खासियत है, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है क्यू, जो पैरामेट्रिक पॉइंट का यूज करके जो मैंने ये क्यू पॉइंट लिखा है, इसमें क्या खासियत है, इसमें ये खासियत है कि ये इस गिवन लाइन पे भी लाई कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब हम यहाँ लिखेंगे एंड दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई and this point will satisfy the equation of line, x plus y is equal to 7। तो इसमें सेटिस्फाई करवा दो, तो 2 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 3 प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से 4 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा आपका 2। क्लियर है? तो यहाँ से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा 1/2। क्लियर है? ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हमसे स्लोप पूछा था यानी टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है 1/2। ठीक है, ये 1 हो गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, इस 1 को उधर भेज दिया, और ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा। ये 1 उधर जाएगा, 1/2 में से माइनस होगा -1/2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो टेन के टर्म्स में, तो वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, एक मिनट, ये 1 बचा था है ना, ये 1 बचा था, तो हमने क्या किया था, कॉस प्लस साइन की वैल्यू 1/2 आ गई थी, दोनों तरफ स्क्वायर किया था, तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 होगा। तो ये जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 थी उधर जाएगी, 1/4 में से माइनस होगी, तो ये हो जाएगा 1/4 में से अगर मैं 1 माइनस करूँगा तो बचेगा -3/4। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो जाएगा 8 tan थीटा इज इक्वल टू -3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 8 tan थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई 10 में, ये क्वाड्रेटिक बन गई 10 में, तो इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, धराचार लगाओगे, मतलब धराचार मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो tan थीटा में जब यहाँ धराचार लगाओगे तो 2 वैल्यू आ जाएंगी बेटा। ठीक है, 2 वैल्यू आ जाएंगी, -8 प्लस -2√7 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो 2 वैल्यू आ गई, पहली बात तो ये है, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आप देखो जरा, ऑप्शन तो मेरे कोई मैच कर नहीं रहे हैं इस वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, इस वैल्यू के हिसाब से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, कुछ सोचते हैं। तो देखो, मैंने tan थीटा की वैल्यू ली बेटा, ये वाली वैल्यू ली, प्लस वाली वैल्यू ली, -8 प्लस 2√7 डिवाइडेड बाई 6, प्लस वाली वैल्यू ली।
अब मैं देखता हूँ कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है ना, कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि ऑप्शन जो है, मतलब मेरा डिनोमिनेटर में 6 आ रहा है, तो अभी मैं ये जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन जो दिख रहे हैं, इनमें मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मतलब इनमें मुझे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे रैशनलाइजेशन करके देखना पड़ेगा कि किसके डिनोमिनेटर में 6 आएगा। अब तुम देखो, अगर मैं ऑप्शन वन और ऑप्शन 4 इन दोनों का अगर रैशनलाइजेशन करूं तो नीचे 4 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? ऑप्शन 1 में मैं √5 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 4 बचेगा। ऑप्शन 4 में भी √5 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 बचेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन 1 और 4 तो नहीं हो सकते हैं, तो 2 और 3 में से मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैं पहले ऑप्शन 2 को चेक करता हूँ एक बार। ठीक है, तो 1 - √7 अपॉन 1 + √7 ये दिया है, तो मैंने इसका रैशनलाइजेशन किया, तो 1 - √7 अपॉन 1 - √7। तो देखो, ऊपर तो हो गया 1 - √7 का होल स्क्वायर, ओपन कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1, √7 का स्क्वायर 7, माइनस का 2ab वाले टर्म से क्या हो जाएगा बेटा, 2√7। सही है, डिवाइडेड बाई नीचे है 1 + √7 1 - √7, a + b a - b, तो a² - b², तो 1 - 7, तो ये आ गया 8 - 2√7 अपॉन -6। ये माइनस को ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा आपका -8 + 2√7 डिवाइडेड बाई 6। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? यही तो मेरे tan थीटा की वैल्यू है। तो इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से ऑप्शन दे दिए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सेकंड ऑप्शन। तो अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द टू लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर देन द डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, आपको पहली लाइन दी है x + a - 1 y = 1। ठीक है, दूसरी लाइन दी है 2x + a² y = 1। तो यहाँ से पहली वाली लाइन से स्लोप क्या आ जाएगा? पहली वाली लाइन से इस लाइन का स्लोप आ जाएगा बच्चों, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा -1 अपॉन a - 1, और इस वाली लाइन का स्लोप आ जाएगा -2 अपॉन a²। ठीक है, तो हमें पता है कि इन्होंने बोला ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो बच्चों m1 × m2 क्या होगा? -1 होगा, तो -1 अपॉन a - 1, ठीक है, इंटू -2 अपॉन a², दोनों का प्रोडक्ट -1। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करना तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? -1 आ जाएगी। अब जब a की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है, ये सॉल्व कर लेना आप, इसको सिंप्लीफाई करोगे a की वैल्यू -1 आएगी। a की वैल्यू -1 दोनों इक्वेशंस में रख दो, तो पहली इक्वेशन हो जाएगी बेटा x - 2y = 1, ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन में -1 रखोगे तो हो जाएगा 2x + y = 1, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन। इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो सॉल्व करके फ्रॉम 1 और 2। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो आ जाएगा 3/5, -1/5। अब हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो आया है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछिए। ठीक है, नाउ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर मैं इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूं तो सीधा सीधा हो जाएगा 9/25 + 1/25। सही है, तो आपका आ जाएगा 10/25, यानी कि 2/5। ये आंसर आ जाएगा, दिस विल बी द आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या बोला है, रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड। ठीक है, रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल with a diameter lying along the line if the two adjacent vertices of the rectangle are this and this,
देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो डायग्राम देखो जरा इसका। तो एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया गया है ना, तो एक सर्कल पहले बनाया जाए। ये सर्कल बन गया, इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाया जाए, है ना, इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाया जाए। ये रेक्टेंगल है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है बट ये रेक्टेंगल है, ठीक। इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए, बी और सी और ये डी, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि इसका जो एक डायमीटर है वो इस लाइन के अलॉन्ग लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये सर्कल का सेंटर हो गया मान लो, ठीक है। तो ये सर्कल का सेंटर हो गया, ठीक। अब एक डायमीटर जो है वो इस लाइन के अलॉन्ग लाई कर रहा है, ये मैंने लाइन बना, ये डायमीटर बना दिया, ठीक है। एक डायमीटर जो है सर्कल का वो इस लाइन के अलॉन्ग लाई कर रहा है, 3y = x + 7। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जो दो इन्होंने बोला इफ द टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस। तो कोई भी दो एडजेसेंट वर्टेक्स मान लो, तो मैंने a मान लिया -8,5 और b मान लिया मैंने 6,5। इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है। मुझसे इस रेक्टेंगल का एरिया पूछा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? l × b। तो l तो मैं निकाल सकता हूँ, ये ab की डिस्टेंस हो जाएगी l, बस मुझे इसकी ब्रेड्थ निकालनी है, यानी मुझे ad निकालना है। अगर मैं ad की लेंथ निकाल लूँगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ad कैसे आएगा? तो आप ध्यान से देखो कि ये जो मैंने डॉट डॉट लाइन ड्रॉ की है ये किसके पैरेलल है? ये इस AD के पैरेलल है, ठीक है। तो जो लेंथ AD की होगी वही तो इतने पार्ट की लेंथ होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो देखो, अच्छा, और ये जो मैंने डॉट डॉट लाइन ड्रॉ की है ये बेसिकली सेंटर से पास कर रही है लाइन, परपेंडिकुलर लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है। तो ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है ना। यानी कि AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो तो सेंटर से ही पास करेगा ना, वही ये मैंने बना रखा है। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला? बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB will pass from center, ठीक है ना भाई। AB क्या है? AB तो सर्कल के लिए कॉर्ड है ना, और किसी भी सर्कल की कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो हमेशा सेंटर से पास करता है, पहली चीज। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मुझे इक्वेशन निकालनी है, समझना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक चीज आप ध्यान से देखो, नोटिस करो, A और B जो दोनों पॉइंट इन्होंने दिए हैं ना, दो वर्टेक्स जो दिए, इनके y कोऑर्डिनेट सेम है। अगर कोई दो पॉइंट के y कोऑर्डिनेट सेम होते हैं तो वो दोनों पॉइंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है बेटा? -0। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0। तो यानी ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसका स्लोप हो गया 0। अगर मैं ये जो AB का मिड पॉइंट है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये मिड पॉइंट M होगा। तो M के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा? -8 + 6/2, तो हो जाएगा -1, 5 + 5/2, तो ये तो 5 ही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, A और B के y कोऑर्डिनेट सेम है, और अगर कोई दो पॉइंट के y कोऑर्डिनेट सेम होते हैं तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई यानी x एक्सिस के पैरेलल हो गई ये AB लाइन, तो फिर ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। और y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है x = समथिंग। वो समथिंग क्या होता है? वो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही होती है उसका x कोऑर्डिनेट। तो यानी कि ये जो डॉट डॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है इसकी इक्वेशन होगी x = -1। आई होप बात क्लियर होगी। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर = क्या हो जाएगा बच्चों? x = -1, ठीक है। अगर ये x = -1 हो गया तो सेंटर का भी x कोऑर्डिनेट -1 हो गया। सेंटर को O बोलते हैं, सेंटर का भी x कोऑर्डिनेट -1 हो गया। बात समझ में आ रही है? और बिकॉज
से ये वाली लाइन पास कर रही है जो कि डायमीटर है। तो अगर मैं इस लाइन में x इज इक्वल टू -1 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा बेटा, y 2 आ जाएगा। तो सेंटर पता चल गया -1,2, सेंटर पता चल गया -1,2। आई होप इतनी बात सबको क्लियर होगी, ठीक है। ओके, अब देखो, अब क्योंकि ये आपका क्या है, ये जो इंस्क्राइब किया रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये डायगोनल ड्रॉ किया BD, बी वर्टेक्स पता है, सेंटर पता चल गया, तो डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो डी के कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने h, k, ठीक है। तो मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, तो ये हो जाएगा h + 6/2, k + 5/2, ये आ गया मिड पॉइंट, ठीक है। और मिड पॉइंट यानी सेंटर जो कि है -1,2, x कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लो, y कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लो, तो h की वैल्यू आ जाएगी -8 और k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1। क्लियर है। तो यानी कि h d के कोऑर्डिनेट आ गए -8, -1, तो क्या मैं AD निकाल सकता हूँ डिस्टेंस फार्मूला लगा के, AD निकाल सकता हूँ मैं। तो अच्छा, AD निकाल रहे हैं हम लोग, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, बताता हूँ मैं। अब आप ध्यान से देखो, A का और D का x कोऑर्डिनेट सेम है, बिकॉज A और D का x कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये दोनों एक वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे होंगे। तो ये तो वर्टिकल लाइन होगी बेसिकली y एक्सिस के पैरेलल। तो इसका x कोऑर्डिनेट -8 है, y कोऑर्डिनेट -1 है, इसका x कोऑर्डिनेट -8 है, y कोऑर्डिनेट 5 है। तो बस आपको 5 और -1 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो वो तो हो गई 6, सही है। और AB तो पता ही है, AB तो पता ही है, y कोऑर्डिनेट सेम है, तो x कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकाल लो बस। तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 14, सही है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। A और D का क्या सेम है, A और D का सेम है, A और D का सेम है आपका x कोऑर्डिनेट, तो बस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल लो। A और B का y कोऑर्डिनेट सेम है, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल लो, ये आ गया, तो बस एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, AD × AB, सही है। तो AD × AB कर दो भाई, AD कितना है आपका, AD है 6, AB है 14, 84 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू दिस लाइन एट अ डिस्टेंस 3/5 फ्रॉम द ओरिजिन, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन एनी ऑफ दीज लाइन्स। देखो यार, इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन, तो लेट स्ट्रेट लाइन, आपको पता है ना, किसी की लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी होती है तो क्या करते हैं, उसका जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसको हटा के एक नया कांस्टेंट लगा देते हैं। ये आ गई इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन, सही है। तो देखो इन्होंने क्या बोला है, लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू दिस लाइन एट अ डिस्टेंस 3/5 फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ये तो इसके पैरेलल लाइन ये हमने लिख ली। अब इस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस दी है 3/5, ठीक है। तो बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो दिए आपको 3/5, तो ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस निकालो बच्चों, तो आ जाएगा 0 - 0 + लैम्डा अपॉन √ में 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। ये कितना दिया है आपको, 3/5 दिया है, सही है। तो यहाँ से आ गया लैम्डा अपॉन ये 5 हो गया, मॉड लगा हुआ है, = 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई +-3। क्लियर है, ओके। अब इन्होंने ये बोला था कि लैम्डा की वैल्यू +-3 यहाँ रख दो, तो लाइंस क्या आ जाएंगी, हेंस लाइंस इज, पहली लाइन हो जाएगी 4x - 3y + 3 = 0, एंड दूसरी लाइन हो जाएगी, यही लिख देते हैं उसके बगल में, ठीक है। दूसरी लाइन क्या हो जाएगी बेटा, 4x - 3y - 3 = 0। अब आपको ये देखना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए, आपको देखना है कौन सा पॉइंट इन लाइन को सेटिस्फाई करेगा।
तो आप सेटिस्फाई करवा के देखना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा -1/4, 2/3। देख लो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। ठीक है, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन लाइन इन। इन्होंने ये बोला है ये लाइन, मतलब ये जो इक्वेशन दी है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें तो बस ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी। ठीक है, डेट इज द क्वेश्चन। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री है, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। जब भी आपको ये साइन साइन दिख जाए ना, जब भी आपको ये साइन साइन दिख जाए तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि साइन साइन कौन से फॉर्मूले में आते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले में। कॉस सी माइनस कॉस डी होता है ना 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो 2 की कमी है, तो पहले तो मैंने क्या किया, 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ठीक है, तो 1/2 और 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2 माइनस यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। क्लियर है बात, ये आ गया। अब देखो y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 2 साइन साइन वाले टर्म आ रहे हैं तो कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला होता है। लिखते कैसे हैं बेटा, एक बार इनके आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। तो x में से x प्लस 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, और इसका माइनस एक बार इन दोनों के आर्ग्यूमेंट ऐड करके लिख दो। ये शॉर्टकट होता है लिखने का, x प्लस 2। क्लियर है, जब भी आपको साइन साइन दिख जाए इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि साइन साइन किस फॉर्मूले में आते हैं, कॉस सी माइनस कॉस टी। बस 2 और होना चाहिए था तो मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 साइन साइन लिखते कैसे हैं, कॉस सी माइनस कॉस टी। कॉस पहले फर्स्ट में से सेकंड वाला माइनस करके लिख दो, ये लिख दिया, माइनस फिर फर्स्ट और सेकंड आर्गुमेंट को ऐड करके लिख दो, ये हो गया। अब आते हैं इस पे, 2 साइन स्क्वायर थीटा टाइप लिखा हुआ है तो कौन से फॉर्मूले में आता है। तो देखो यार, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, 1 माइनस कॉस 2x। क्लियर है, यहाँ पे यही लिखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स टाइप, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, x की जगह है x प्लस 1। क्लियर है, ये आ गया। तो y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, कॉस के आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव आता है, गायब हो जाता है, ये cos 2 हो गया, माइनस ये हो जाएगा आपका cos 2x प्लस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस 2। सही है, ये इससे कैंसिल, y इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया आपका cos 2 माइनस 1। सही है, चाहो तो एक काम कर सकते हो, एक जैसे अभी बताया था ना cos 2x का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे cos 2 का फॉर्मूला लगा दो, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, हाफ हो जाता है ना, यहाँ 2 है, जैसे यहाँ 2x होता है तो x हो जाता है, अगर यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस 2 साइन स्क्वायर 1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर 1। ये आ गया आपका फाइनली स्ट्रेट लाइन। अब y, ये साइन स्क्वायर 1 क्या है, ये तो कांस्टेंट है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ऐसे बनेगा, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कैसी स्ट्रेट लाइन होती है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। बिकॉज ये नेगेटिव है, बिकॉज ये नेगेटिव है तो ये x एक्सिस के नीचे से पास करेगी इस तरीके से, ये इसका डायग्राम हो गया, y इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर 1। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, बिकॉज यहाँ नेगेटिव साइन है इसलिए x एक्सिस के नीचे बनाया है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है।
अब देख लो ये लाइन किस किस क्वाड्रेंट से पास हो रही है, एक तो थर्ड से पास हो रही है और एक फोर्थ से पास हो रही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तुम देख रहे हो पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगी है, ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। नाम का क्वेश्चन था ये स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का तो ये नाम का क्वेश्चन था, इसमें इन्होंने पूरा क्या डाल रखा था, ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है बच्चों? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल हैज अ वर्टेक्स एट 1, 2 एंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड टू साइड्स थ्रू इट आर दिस एंड दिस, देन द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो एक ट्राइंगल दिया है आपको, एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है, ये तो हमने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया। ए के कोऑर्डिनेट दिए 1, 2, ठीक है। एक तो वर्टेक्स दिए 1, 2, दूसरा इन्होंने क्या बोला है, एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स, एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स थ्रू इट आर -1, 1 एंड 2, 3, ठीक है। तो यानी कि दो साइड के मिड पॉइंट दिए, इसको डी बोल दिया और इसको ई बोल दिया। ये मिड पॉइंट आपको दे रखे हैं -1, 1, ये दे रखा है 2, 3। तो बस इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड पूछा है। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। इस ट्राइंगल का क्या पूछा है बेटा, सेंट्रॉइड पूछा है। तो सेंट्रॉइड के लिए आपको तीनों वर्टेक्स पता होनी चाहिए, तो पहले बी और सी निकाल लो, पहले बी और सी निकाल लो। तो इसको मैंने मान लिया x1, y1 और इसको मान लिया मैंने x2, y2, ठीक है। तो पहले इस पर लगाया, ए बी का मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो ए बी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, x1 + 1/2, y1 + 2/2, डी के कोऑर्डिनेट क्या है -1, 1। दोनों कंपेयर कर लो, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, -3 और y1 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो b के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -3, 0। उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ इसका AC का मिड पॉइंट क्या है बेटा, E, सही है। तो ये हो जाएगा आपका x2 + 1/2, y2 + 2/2, E के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3। दोनों तरफ से कंपेयर कर लो, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 3 और y2 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो फिर E के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, सॉरी C के कोऑर्डिनेट हो गए 3, 4। क्लियर है? अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा दो। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x1 + x2 + x3 by 3, यानी कि 1 + 3 - 3 डिवाइडेड बाई 3, और y कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है 2 + 4 + 0/3। तो आपका सेंट्रॉइड आ जाएगा 1/3, 2। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 1/3, 2। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a straight line L at a distance of 4 units from the origin makes positive intercept on the coordinate axis, ठीक है, and the perpendicular from the origin to this line makes an angle of 60 degree with the line this, then an equation of line L, ठीक है। अगेन इजी क्वेश्चन है, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। इन्होंने बोला एक लाइन है, ठीक है, जो ओरिजिन से 4 यूनिट की डिस्टेंस पे है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रही है, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से उस लाइन पे, वो x + y = 0 लाइन से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो पहले हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, x + y = 0 लाइन तो ये हो जाएगी ये, ठीक है। उसके बाद एक लाइन इन्होंने बोली है इस तरीके से, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या कर रही है बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रही है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या कर रही है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रही है। तो ये आपका, इसको हमने
ठीक है। और ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दे रखी है वो 4 दे रखी है। ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 4। सही है। और इन्होंने बोला है कि ये जो आपका परपेंडिकुलर है, ये जो आपका ऑरिजिन से परपेंडिकुलर है, ये जो आपका ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर है वो इस लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। यानी कि ये कितना हो गया बेटा? 60 डिग्री। बात समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बात समझना, अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि एक लाइन है बेटा L, ये रही लाइन L जो ओरिजिन से 4 यूनिट की डिस्टेंस पे है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रही है। ठीक है, उसके बाद अब ओरिजिन से जो इस लाइन की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है। फिर इन्होंने ये बोला है कि ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये जो परपेंडिकुलर है बेसिकली वो इस लाइन, ये कौन सी लाइन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इससे 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो हमसे क्या बोला है कि लाइन L की इक्वेशन बता दो, ये बोला गया है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझना कि ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, इसका स्लोप कितना होता है? मतलब इसका स्लोप -1 है, यानी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री एंगल बनाएगी। तो अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री एंगल बनाएगी, जिसमें से 60 डिग्री तो ये हो गया, तो फिर ये इतना, ये इधर नीचे वाला एंगल ये कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, बिकॉज इस लाइन का स्लोप -1 है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बनाएगी। तो अगर ये लाइन इस परपेंडिकुलर से 60 डिग्री एंगल बना रही है तो फिर ये नीचे वाला इतना एंगल कितना बचा? 75 डिग्री। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री पे इंक्लाइंड है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 75। तो अब ये कौन सी वाली फॉर्म हो गई बेटा? नॉर्मल फॉर्म हो गई। नॉर्मल फॉर्म याद है ना स्ट्रेट लाइन की, कि अगर कोई लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, अगर किसी लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है और वो परपेंडिकुलर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो फिर नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? नॉर्मल फॉर्म होती है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन वो होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू पी। पी क्या होती है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अल्फा क्या होता है? वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो हो जाएगा x cos 75 डिग्री प्लस y sin 75 डिग्री, और ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा? 4 है। क्लियर है? तो बस यहाँ 75 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो cos 75 निकाल लो, cos 75 cos 45 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो cos है cos भी, तो cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 1/√2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस sin 45 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2। तो आपका आ गया √3 माइनस 1/2√2। क्लियर है बच्चों? तो cos 75 ये आ गया। अभी sin 75 निकालना पड़ेगा। चलो यहाँ निकालते हैं sin 75। तो sin 45 प्लस 30, तो sin 45 sin 30 सॉरी cos 30, फॉर्मूला पता है ना sin a प्लस बी का? sin a cos b प्लस cos a sin b, वैल्यू रख दो 1/√2, cos 30 होता है √3/2 प्लस cos 45 1/√2, sin 30 होता है 1/2। तो ये आपका आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो x इंटू cos 75 √3 माइनस 1/2√2, ठीक है, प्लस y sin 75 √3 प्लस 1/2√2 इज इक्वल टू 4। क्लियर है? तो आ जाएगा x इंटू √3 माइनस 1 प्लस y इंटू √3 प्लस 1 और 2√2 एलसीएम लेने के बाद उधर पहुँच गया तो हो गया 8√2।
सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये आपका ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों फोर्थ। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके ओके, सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।